मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, अब की बार जो बीए पार्ट फर्स्ट के एग्ज़ाम के अंदर जो पैटर्न चेंज हुआ, बहुविकल्पात्मक प्रश्न आए हैं, उसमें एक गद्यांश आएगा। उस गद्यांश में से प्रश्नों का क्वेश्चन अंदर से छांटने हैं। तो उसके अंदर अपने देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उन प्रश्नों पर अपने डिस्कस करेंगे। तो एक जलवायु परिवर्तन जो अपने टॉपिक लगता है, उसी में से गद्यांश मैंने बनाया है और उसके माध्यम से अपने इन प्रश्नों को देंगे। तो गद्यांश को पहले कम से कम 2 बार पढ़ो, ताकि उसमें हमें समझ विकसित हो कि इस गद्यांश में क्या पूछना चाह रहा है। उसके साथ उन प्रश्नों का भी अपने अवलोकन करना चाहिए। ये प्रश्न कहाँ किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, और मैक्सिमम इसके अंदर 2 क्वेश्चन इजी टाइप के आएंगे, 2 थोड़े से मध्यम टाइप के, एक क्वेश्चन टफ टाइप का होगा जिसमें सीधा उत्तर नहीं होगा। उस पैराग्राफ में से आपको उत्तर देना है, अपना ज़्यादा व्यूज इसके अंदर नहीं लगाना है। तो उसके अंदर चलो अपने इस एक जलवायु परिवर्तन पद्यांश गद्यांश पढ़ेंगे और उसमें से 5-6 क्वेश्चन हैं जो तैयार किए। उन क्वेश्चनों के माध्यम से अपने समझ विकसित करेंगे किस प्रकार के प्रश्न इसमें संबंधित पूछे जाते हैं। तो इसमें ये दिया हुआ है कि जलवायु परिवर्तन आंतरिक और बाह्य दोनों कारक सम्मिलित हैं। बाह्य कारकों के अंतर्गत इसने बताया है सौर परिवर्तनशीलता, यानी पृथ्वी के यानी सूर्य के अंदर जो यानी तापमान में जो परिवर्तनशीलता है। पृथ्वी के कक्ष में खगोलीय प्रभाव, यानी पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी के संदर्भ में बताया है। तीसरा है ज्वालामुखी गतिविधियाँ। तो ये तीन बाह्य कारकों के अंतर्गत बताया है, जबकि आंतरिक कारकों के अंतर्गत प्राकृतिक परिवर्तनशीलता, यानी प्रकृति में मानव क्रियाओं के कारण परिवर्तनशीलता, वायुमंडल, महासागर, भूपटल की प्रक्रियाएं शामिल की है। तो हाल ही के वर्षों में वैश्विक और स्थानीय स्तर पर मानव जनित जलवायु परिवर्तन सच्चाई बनकर सामने आए हैं, जिसमें मुख्य वायुमंडलीय संघटन, भूपटल के गुणों में होने वाले परिवर्तन, जलवायु परिवर्तनों में महासागरीय प्रवाह, ज्वालामुखी गतिविधियाँ, सौर निगमन सम्मिलित हैं। हिमनदीय चक्रों में खगोलीय परिवर्तन को नियंत्रित करते हैं। तो इस पैराग्राफ में यानी जलवायु परिवर्तन के 2 कारकों के बारे में बताया है, जिसमें यानी अंतर्गत बाह्य कारक में ये 3 कारक बताए हैं, सौर परिवर्तन ये, जबकि आंतरिक कारकों में इनमें शामिल किया गया है। और फिर इसमें जलवायु परिवर्तन में क्या प्रभाव है कि महाद्वीपीय प्रभाव, जलवायु गतिविधि या निगमन सम्मिलित किया गया है। तो इससे संबंधित प्रश्न कोई आया है तो अपने देखें कि निम्न में से कौन सा अवयव जलवायु परिवर्तन से संबंधित नहीं है। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित कौन सा है? सौर परिवर्तनशीलता, बिल्कुल है सौर परिवर्तनशीलता। दूसरा क्या है इसमें? ज्वालामुखी उद्भेदन, तो ज्वालामुखी गतिविधियां भी दे रखी है। खगोलीय प्रभाव भी दे रखा। लेकिन ये जो बी नंबर ऑप्शन है, जल के ऊपर आने की पार्श्विक क्रिया, ये क्या है? बाह्य कारकों में शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी यानी उत्तर है वो गलत है। तो बी ऑप्शन इसका सही राइट आंसर हो जाएगा इस उत्तर का। तो इस प्रकार ये पैराग्राफ में से प्रश्न को छांटने होते हैं। फिर आपने आगे बढ़ते हैं कि हाल ही के वर्षों में भूमंडलीय तापमान 0.5% बढ़ा है और तापमान में वृद्धि सबसे अधिक मध्य अक्षांशों में हुई है। यहाँ तापमान विशेषता 1920 से 1940 की अवधि तथा 1990 के दशक के दौरान कई वर्षों में सबसे अधिक गर्म रहा, यानी 90 का दशक सबसे गर्म वर्ष रहा। दीर्घकालिक परिवर्तनों के कारण खगोलीय शक्तियों को माना जाता है, जबकि अल्पकालिक परिवर्तन मानवजन्य कारकों से है। वायुमंडल के गठन में परिवर्तन लाते हैं, जैसे एरोसोल भ्रमण, ओजोन स्तर में कमी, वनस्पति का विनाश इत्यादि। अगले 100 वर्षों के लिए जीवाश्म जीडीपी के साथ जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी की जा रही है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एरोसोल्स के आधार पर अगले 100 वर्षों में औसत भूमंडलीय तापमान 1 से 5
1.4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाएगा, वृद्धि होने के साथ साथ समुद्री सतह में वृद्धि होने की संभावना है। तो निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के संग मेघावरण, विकिरण, महासागरीय प्रक्रियाएं, वायुमंडलीय युग्मन, फीडबैक प्रक्रियाओं से संबंधित शोध के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ों की आवश्यकता होती है। तो आप इसको एक बार और पैराग्राफ को पढ़िए और उस पर पढ़कर इसकी समझ विकसित कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन तो हमने देख लिया, वर्ष 2021 तक औसत भूमध्यरेखीय तापमान वृद्धि कितनी प्रतिशत होगी। देखिए 1990 के दशक की बात कर चुका है कि 90 के दशक तक यानी पृथ्वी का तापमान के अंदर 0.5 वृद्धि हुई। उसके 100 सालों बाद की बात कह रहा है कि पृथ्वी का तापमान 4.5 से 5.8। तो वर्ष 2021 तो उस भूमि तापमान कितना होगा, तो यानी 1990 मतलब 2000 में इतने परसेंट वृद्धि हुई। अब बता रहे हैं किस तक तापमान हो जाएगा कितना, यानी 1.2, ऑप्शन बी 1.5 से 4.8, ऑप्शन सी 1.4 से 5.8, ऑप्शन डी 2.1। तो यानी 100 वर्षों बाद यानी 1990 से 100 वर्ष यानी 2100 तक तापमान हो जाएगा। ऑप्शन सी 4.5 से 5.8। सीधा उत्तर नहीं दिया इसने। इन आंकड़ों का विश्लेषण करके ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें अपना विवेक लगाना पड़ता है। भाई यहाँ तो 1990 के 100 वर्षों बाद इसने किया है, तो इसमें 1990 में 100 जोड़ेंगे तो लगभग यानी 2090 यानी 2100 हो जाएंगे। 2100 तक तापमान कितना होगा, तो ये दिया हुआ उत्तर इसका 4.5 से 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन सी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। तो वायुमंडल के संगठन में अल्पकालिक परिवर्तनों को निम्न में से कौन सी गतिविधि बल प्रदान करती है। यानी वायुमंडल संगठन की अल्पकालिक परिवर्तन में से कौन सी गतिविधि बल प्रदान नहीं करती। तो जलवायु परिवर्तन के अंदर जो बाह्य कारक हैं उसमें इसका उत्तर यदि अपने इसके अंदर देखना चाहें वायुमंडल संगठन में अल्पकालिक परिवर्तन कौन सी गतिविधि प्रदान नहीं करती, तो यानी ये तो दीर्घकालिक बाह्य कारक है, खगोलीय कारक। वनस्पति अल्पकालिक है, एरोसोल्स, ओजोन, तो ऑप्शन बी इसका राइट आ जाएगा। खगोलीय बल क्रियाएं हैं वो अल्पकालिक नहीं है, वो दीर्घकालिक परिवर्तन ये दिया हुआ है। ये दीर्घकालिक परिवर्तन का खगोलीय शक्तियों को माना जाता है। तो यानी ये खगोलीय दीर्घकालिक, ये अल्पकालिक घटनाएं हैं। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ यानी इस सेकंड पैराग्राफ में दिया गया है। इसके अलावा हाल ही इसमें भूमंडलीय तापमान में से कौन सी वृद्धि दर देखी गई, यानी हाल ही के वर्षों में। तो यानी ये सिंपल उत्तर है इसका, यानी जो पहला सेकंड पैराग्राफ दिया, हाल ही के वर्षों में भूमंडलीय तापमान में 0.5 बढ़ा और तापमान में वृद्धि अधिक मध्य अक्षांशों में देखी गई। तो यानी 0.5% तापमान, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अपने बढ़ते हैं कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित भविष्य के शोध निम्न में से कौन सी शर्त अनिवार्य है। नीचे अपने जाएंगे तो दिया हुआ है निष्कर्ष तौर कैसे जलवायु परिवर्तन के अंदर यदि हम देखें मेघावरण, विकिरण, महासागरीय प्रक्रियाएं, वायुमंडलीय युग्म, फीडबैक प्रक्रियाएं संबंधित शोध एक महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। तो वायुमंडल की ये विभिन्न प्रकार की घटनाएं हैं, इन घटनाओं का निर्देशन से हम इस जलवायु के बारे में जान सकते हैं। तो इसमें जलवायु संबंधित निर्देशीकरण, वायु निर्देशीकरण, कंप्यूटर निर्देशन, वायुमंडलीय निर्देशीकरण ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके अलावा इस अंतिम क्वेश्चन की तरफ अपने इसके अंदर बढ़ते हैं कि जलवायु परिवर्तन से भूमंडलीय तापमान में वृद्धि 1920 से 40 की अवधि के मध्य कौन सा दशक सबसे गर्म रहा। तो सिंपल क्वेश्चन है कि दिया हुआ है यह ताप 1940 से 1990 की अवधि, यानी 1920 से 1940 120 सालों की अवधि के अंदर 1990 का दशक सबसे अधिक गर्म वर्ष रहा। यही बात इसने पूछा कि 1990 के दशक के अंदर यानी कौन सा दशक इस अवधि में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दर्ज इसके अंदर यानी किया गया था। तो इस प्रकार यानी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते, और भी प्रश्न इसके अंदर बना सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में यानी कौन सी
कारक नियत, मेगावाट, वीकेंड, महासारी प्रक्रिया ये डाल देगा, एक अलग डाल देगा। तो उसी प्रकार से भी प्रश्न इसका यानी बन सकता है। तो इस प्रकार के जलवायु से परिवर्तन से संबंधित ये अपने पैराग्राफ देखा। इसके अलावा समय अनुसार अपने और पैराग्राफ के क्वेश्चन भी अपने देखेंगे। तो पैराग्राफ करते समय कम से कम विद्यार्थी को, क्योंकि इसमें 3 घंटे का टाइम है और अपने 5 क्वेश्चन कम से कम पैराग्राफ पर आएंगे। तो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होते हैं। तो उसको यदि पैराग्राफ को सही ढंग से पढ़ा जाए तो उन प्रश्नों को अपन आसानी से कर सकते हैं। तो पैराग्राफ को कम से कम इत्मीनान से 2 बार उनको पढ़िए। पढ़ने के साथ उन प्रश्नों का भी अवलोकन कीजिए। और प्रश्नों पैराग्राफ पर आधारित होते हैं, तो अपना दिमाग नहीं है, पैराग्राफ को रिलेटेड मानते हुए इनका उत्तर देना है, अपना दिमाग इसमें नहीं लगाना है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इजी होते हैं। हालांकि 1-2 क्वेश्चन इसमें से भी बनाए हुए होते हैं। तो उन चीज़ों को यदि पैराग्राफ 5-4 पैराग्राफों की अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से अपने इसके अंदर कोई भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। तो देखिए, हमने यूनिट 5 के जैसे तत्पोषणीय विकास हो या ग्लोबल वार्मिंग हो, वैश्विक तापन हो, 4 टॉपिक हैं। चारों टॉपिकों का हमने अवलोकन कर लिया। अगली जो यूनिट है अपने 3rd या 4थी यूनिट में से कुछ टॉपिक डालेंगे। तो विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूँ कि ये टॉपिकों को आप प्रैक्टिस करें, इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसी के साथ आज का टॉपिक अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।